गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम संविधान के भाग 2 की चर्चा करेंगे। ये इसका आर्टिकल संविधान के जो सीरीज चल रही है उसका आर्टिकल नंबर 4 है। तो इसके बारे में हम एक एक आर्टिकल के बारे में सारी बातों की हम चर्चा करने वाले हैं। इसमें जो आगे हम पढ़ने वाले हैं, जो एनआरसी है, सीएए है, इन सब चीज़ों के बारे में हम चर्चा करेंगे और नागरिकता हम किस तरीके से ग्रहण कर सकते हैं, किस तरीके से हमारी नागरिकता जा सकती है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो एक एक आर्टिकल हम इसमें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम आगे चलते हैं और आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हम जानते हैं कि नागरिकता क्या होती है। क्या होता है कि हमारे जो क्या होता है कि जो अगर मैं नागरिकता की बात करूं तो नागरिकता यह आलेख तय करता है कि कोई व्यक्ति ब्लू इंडियन पासपोर्ट, क्या होता है कि जो इंडियन नागरिक होते हैं उनको क्या होता है कि भारत की तरफ से अगर उन्हें कहीं जाना है तो क्या होता है कि पासपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है। तो कौन व्यक्ति इस पासपोर्ट का हकदार होगा, कौन व्यक्ति हकदार नहीं होगा, इसके बारे में इसमें जानकारी हमें मिलती है। तो इसके बारे में हम एक एक करके हम सारी बातों की हम चर्चा करेंगे और इसमें हम भी ये बोलेंगे किस तरीके से हमारी जो नागरिकता का जो प्रावधान किया गया है। एक व्यक्ति वो होता है जो संविधान के प्रारंभ में नागरिकता होती है कि संविधान के समय भारत में जन्मा हो, उस प्रकार से नागरिकता प्राप्त हो सकती है। और दूसरी व्यक्ति ये होता है कि वो पाकिस्तान से भारत आया हो। और एक व्यक्ति ये हुआ हो कि पाकिस्तान मतलब इंडिया से पाकिस्तान गया हो लेकिन पाकिस्तान से दोबारा भारत आ गया हो, उसको पाकिस्तान में अच्छा ना लगा हो तो वो दोबारा अगर भारत आ गया हो। ये मैं बात कर रहा हूँ जिस समय भारत का मतलब पार्टीशन हुआ था उस समय की बात है ये। तीसरी बात यह है कि भारत के बाहर रहने वाले जो हमारे एनआरआई व्यक्ति होते हैं उनके लिए भारत की नागरिकता के क्या क्या अधिकार होंगे, उनके बारे में भी चर्चा हम की जाती है इसमें। एक व्यक्ति वो होता है कि क्या होता है कि अगर कोई व्यक्ति स्वेच्छा से अगर विदेशी किसी भी देश की अगर नागरिकता ग्रहण करता है तो भारत का अपने आप ही उसकी जो नागरिकता खारिज हो जाती है, क्योंकि भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। अगर अगर हम ये बात करते हैं, क्या होता है कि किसी व्यक्ति के नागरिकता के अधिकारों को जारी रखना, नागरिकता के अधिकारों को जारी रखने का ये मतलब है कि कोई व्यक्ति अगर ऐसे कार्य करता है वो जो देश विरोधी हो तो उसकी नागरिकता हमारे जो संविधान से उसकी छीनी जा सकती है। इस तरीके से प्रोविज़न है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। और इसके बाद क्या होता है कि उसमें जब हमारा संविधान बना तो उन्होंने जो नागरिकता को परिभाषित बहुत ज़्यादा डिफाइन तरीके से नहीं किया था। उन्होंने ये बोला था कि जो संसद देश के लिए कानून बनाएगी और जल्द से जल्द इसको कानून बना के इसमें परिभाषित करेगी कोई व्यक्ति किस तरीके से भारत का नागरिक बनेगा या नहीं बनेगा। इस प्रकार से है और इसके बारे में एक एक आर्टिकल हम समझते हैं। तो इसमें ये होता है कि क्या होता है कि अगर मैं आगे की बात करूँ तो क्या होता है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 11 द्वारा संसद में निहित शक्ति का उपयोग करते हुए व्यापक कानून जिसमें नागरिकता जो अधिनियम 1955 इसमें पारित किया गया था। मैंने अभी आपको बताया कि जिस समय भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को जब बना था तो उस समय पूरे आर्टिकल जो नागरिकता के नहीं थे उन्होंने संसद को छोड़ा था। तो संसद ने इसके लिए 1955 में एक अधिनियम पारित किया था जिसमें नागरिकता को डिफाइन किया गया था। इसमें ये बहुत मतलब सभी जो एकल नागरिकता के जिस तरीके से प्रावधान किए गए हैं उन सभी को परिभाषित किया गया था और सभी व्यक्तियों को नागरिकता दी गई थी। उसके बाद हुआ ये कि क्या होता है कि नागरिकता विधेयक 2003 ने क्या होता है कि कुछ व्यक्ति जो एनआरआई हुआ होते हैं, तो एनआरआई क्या होते हैं कि वो भारत में विश्वास बहुत रखते हैं, लेकिन दिक्कत उनके पास ये होती है कि विदेशी देश में वो रह गए हैं और वो क्या होता है कि मतलब अब वो कैसे ये कहें कि हम भारतीय मूल के हैं या भारत में हम कुछ कंट्रीब्यूशन देना चाहते हैं या भारत में हम आना चाहते हैं, रहना चाहते हैं। तो इसको लेके जो भारत सरकार ने 2003 में उनके लिए 16 विशिष्ट देशों में दोहरी नागरिकता हासिल करने के लिए भारतीय मूल के लोगों को इसके अनेक अनेक तरीके बताए कि किस तरीके से वो भारत की नागरिकता ले सकते हैं। उसमें से ये सबसे पहले प्रोविज़न ये किया गया कि एक व्यक्ति जो भारत में पैदा हुआ हो तो वो भारत का नागरिक होगा, या उसमें ये कहा गया हो कि एक व्यक्ति जिनके माता पिता भारत के क्षेत्र में पैदा हुए हों तो वो भारत का नागरिक होगा। और इसमें एक तीसरा प्रोविज़न ये जोड़ा गया कि एक व्यक्ति जो आमतौर पर 5 साल से कम समय के लिए भारत के क्षेत्र में निवास कर रहा हो, कम से कम 5 साल या उससे ज़्यादा से अगर भारत में निवास कर रहा हो तो वह भारत का नागरिक माना जाएगा। तो इस तरीके से जो प्रोविज़न है वो किए गए थे। अब मैं अगर आगे की बात करूं तो आगे हमने ये देखा कि आर्टिकल अगर मैं 5 की बात करूं तो आर्टिकल 5 ये कहता है कि किस किस तरीके से कोई व्यक्ति भारतीय हो सकता है। तो इसमें ये बोला गया है इस संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता किस तरीके से होगी। तो उसमें ये बोला गया था इस संविधान कर प्रत्येक व्यक्ति जिसका जन्म भारतीय क्षेत्र में हुआ हो वह भारत का नागरिक होगा। अगर वो बच्चे का जन्म या उसके जो माता पिता में से किसी अगर एक का जन्म भी अगर भारत में हुआ हो तो वह भारत का नागरिक होगा। और इसमें ये भी बोला गया था कि जिस समय
क्या होता है कि पार्टीशन, जैसे मैं भारत का क्या होता है कि संविधान लागू होने के मतलब मैं 26 जनवरी अगर 1950 की बात करूं, तो उसके 5 साल पहले से वो भारत में रह रहा हो तो वो भारत का नागरिक होगा। तो इस प्रकार से इसमें बात की गई थी। इसके बाद जब हम बात करते हैं आर्टिकल 6 की, तो आर्टिकल 6 ये कहता है कि अगर कोई व्यक्ति अगर पाकिस्तान से आया है तो उसको किस तरीके से नागरिकता दी जाएगी, तो इस प्रकार से बात की गई थी। तो इसमें एक टाइम ड्यूरेशन भी था, तो मैं टाइम ड्यूरेशन की मैं हरी सारी बातों की इसमें चर्चा करूँगा। क्या होता है कि बहुत सारे जैसे ही बंटवारा हुआ था तो बहुत सारे लोग जो भाग कर इंडिया आ गए थे, तो उनके बारे में था। तो इसमें ये बोला गया था कि क्या होता है कि कोई व्यक्ति अगर 19 जुलाई 1948 से पहले अगर भारत में आ गया हो तो वह भारत का नागरिक माना जाएगा। लेकिन अगर इस टाइम तक अगर भारत में नहीं आ पाया, इसके बाद अगर भारत में आया है, तो उसको क्या होना पड़ता था कि 6 महीने मतलब एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना पड़ता था। उसके बाद क्या होता है कि उसको परमिट रूल बोलते थे, तो उसको एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना पड़ता था जिससे उसकी जो नागरिकता उसको मिल सकती थी। तो इसमें होता ये था कि क्या होता है कि रजिस्ट्रेशन जिस समय भरा तो उसके 6 महीने के बाद उसको नागरिकता मिल जाती थी, उसको भारत में रहना पड़ता था। इस तरीके से क्या होता है कि उसको जो नागरिकता उसमें प्राप्त हो जाती थी। तो इस तरीके से जो प्रोविज़न है वो किए गए हैं। अब मैं आर्टिकल अगर मैं 7 की बात करूँ, तो आर्टिकल अगर मैं 7 की जब हम चर्चा करते हैं तो उसमें ये बोला जाता है कि जैसे कोई व्यक्ति है, अगर वो क्या होता है कि पार्टीशन हुआ तो उसको ऐसा लगा कि मुझे पाकिस्तान जाना चाहिए, तो जैसे इंडिया से वो पाकिस्तान चला गया। इंडिया से जब वो पाकिस्तान गया तो उसे उस टाइम पे क्या हुआ था कि दंगे भी होने लगे थे, बहुत सारे दंगे हुए। तो लोगों को शायद ये पसंद नहीं आया, तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कहा नहीं, अब हम वापस जाते हैं, अब हमें अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ पे, तो हम क्या करें। तो उन्होंने कहा कि हम इंडिया वापस जाते हैं। तो अगर वो वापस आए भारत, तो भारत सरकार जो व्यक्ति 1 मार्च 1947 से पहले भारत आ गए तो वो तो भारत के नागरिक ही हैं। लेकिन जो व्यक्ति 1 मार्च 1947 से पहले भारत नहीं आ पाए, तो उसके बाद उन्होंने ये किया कि जो क्या हुआ कि एक उन्होंने प्रोविज़न ये किया कि आप एक काम करिए, 6 महीने पहले एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरिए। रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने के 6 महीने के बाद क्या होता है कि आपको भारत का नागरिक इसमें माना जाएगा। तो इस तरीके से जो भारत का नागरिक है वो होगा। इसके बाद हमने ये देखा कि क्या होता है कि कुछ व्यक्ति क्या होते हैं कि एनआरआई होते हैं। एनआरआई के अगर मैं बात करूं तो उनको किस तरीके से भारत के नागरिक, इसमें ये प्रोविज़न ये किया गया कि अनुच्छेद अगर मैं 5 की बात करूं तो उसमें से ये बोला जाता है कि कोई व्यक्ति जिसके माता पिता, दादा दादी या उसके जो नाना नानी में से अगर कोई भी अगर भारत का नागरिक अगर होगा तो वह भारत का नागरिक माना जाएगा। लेकिन इसमें बहुत सारे जो प्रोविज़न है, मैंने अभी आपको बताया था कि भारत में इस तरीके से प्रोविज़न उनके लिए बनाए गए हैं कि वो दोहरी नागरिकता के लिए उनके प्रावधान किए गए हैं, जिससे भारत में वो आके निवास कर सकते हैं। इसके बाद हमने ये देखा कि भारतीय संविधान में आर्टिकल 9 है, जिसमें ये बोला गया है कि विदेशी राज्य की नागरिकता अगर कोई व्यक्ति है, जैसे हमने ये देखा कि जो सानिया मिर्ज़ा है, अगर सानिया मिर्ज़ा ने अगर उससे शोएब मलिक से शादी की, लेकिन अगर वो पाकिस्तान जाके रहती हैं और अगर वहाँ की नागरिकता अगर धोखे से भी ग्रहण कर ली तो इंडिया की तुरंत ख़त्म हो जाएगी। इसीलिए हमने आज तक भी देखा कि इंडिया की जो नागरिकता है उसने आज भी नहीं छोड़ी। अगर उसका लड़का होता है, अगर वो ये इसके लिए बोलता है कि मुझे भारत का नागरिकता चाहिए, तो उसे कोई डॉक्यूमेंट ज़्यादा दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो तो आएगा भारत का नागरिक, वो तो क्योंकि उसकी माताजी सानिया मिर्ज़ा भारत की ही नागरिक हैं तो उसको नागरिकता मिल जाएगी। लेकिन जैसे ही अगर कोई व्यक्ति दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण करता है तो उसकी जो ऑटोमेटिकली उसकी जो नागरिकता है भारत से समाप्त हो जाएगी। इस तरीके से जो प्रोविज़न है वो किए गए हैं। अब हम आगे अगर मैं बात करूं तो आगे की अगर जब हम बात करते हैं तो इसमें क्या होता है कि इसमें ये बोला गया है कि भारतीय संविधान के जो नागरिक हैं, नागरिकों के अधिकारों के का बना रहना, इसमें बात की जाती है। नागरिकों के अधिकारों को बने रहने का मतलब ये है कि क्या होता है कि कोई व्यक्ति जो क्या होता है कि ये मैं अगर मैं बात करूं तो जैसे कोई व्यक्ति है, लेकिन अगर वो क्या होता है कि वो ऐसे अगर वो कार्य करने लगे जिससे क्या होता है कि गैर कानूनी हो। जैसे अगर
भारत और पाकिस्तान के बीच में अगर कोई वॉर हो रही है, लेकिन वो क्या होता है कि जो इन्फॉर्मेशन लीक करना चाह रहा है, या अगर वॉर के समय में दूसरे यहाँ से इंडिया से जाना चाहता है, तो इस समय में क्या होता है कि इस समय उसकी नागरिकता तो नहीं जाएगी, लेकिन बाद में जो भारत है उसकी नागरिकता समाप्त कर सकती है। लेकिन इसमें ये भी प्रोविज़न है, अगर किसी व्यक्ति की नागरिकता समाप्त हो जाती है तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो भारत से भगा दिया जाएगा या उसको मार दिया जाएगा। इस तरीके से नहीं, वो भारत में रह सकता है, वोट नहीं डाल सकता है, वोट नहीं डाल पाएगा, काम कर सकता है, खा पी सकता है, जिंदा रह सकता है, लेकिन किसी बड़े पद में आसीन नहीं हो सकता है। इसको लेकर बात की गई थी और इसमें यह भी प्रोविज़न किया गया था, अगर मैं आर्टिकल 11 की बात करूं, कि जिस समय भारत क्या होता है कि भारत में जिस समय अगर मैं बात करूं तो 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ कि भारत के जो संविधान लागू हुआ, तो उसमें ये बोला गया कि जो संसद है इसके लिए क्या होता है कि इसके लिए जो एक अधिनियम बनाएगी नागरिकता के संबंध में, तो इसमें ये बोला गया था कि इस भाग के पूर्वगामी उपबंधों की कोई बात नागरिकता के अर्जन और समाप्ति के साथ तथा नागरिकता से संबंधित तथा अन्य सभी विषयों के संबंध में उपबंध करने की संसद की शक्ति का अल्पीकरण नहीं करेगी। संसद इसके लिए पूरी तरह से सक्षम है। अगर किसी तरीके से उसको लगता है कि नागरिकता में किसी प्रकार से कोई दिक्कत हो रही है, तो वो इस तरीके से वो उसमें कानून बना सकती है। तो हम एक एक करके इसमें सारी बातों को हम एक बार दोबारा पढ़ते हैं। इसमें हमने ये देखा, देखिए अब मैं नागरिकता की बात करूं तो नागरिकता दो तरीके से होती है। अगर कोई व्यक्ति नॉर्मल तरीके से क्या होता है कि जो क्या होता है नागरिक दो प्रकार से हो सकते हैं। एक तो होते हैं नॉर्मल का मतलब ये हुआ कि कोई व्यक्ति अगर भारत में घूमने आया और भारत में रह रहा है तो वो नॉर्मल व्यक्ति है। भारत में घूमा, कुछ दिन रहा, चला गया, तो नॉर्मल व्यक्ति है। इसके बाद हमने ये देखा कि जो भारत में जो सिटीजन होते हैं उसमें क्या होता है कि एक तो होते हैं साधारण सिटीजन, कुछ होते हैं अल्पसंख्यक। जो अल्पसंख्यक होते हैं, या अगर मैं अल्पसंख्यक की बात करूं तो अल्पसंख्यक होते हैं दो तरीके से। अल्पसंख्यक दो तरीके से इस प्रकार होते हैं कि एक होते हैं भाषाई आधार पर। अगर मैं भाषाई आधार पर बात करूं तो भाषाई आधार पर हमने देखा होंगे कि छोटी छोटी लैंग्वेज होती हैं। भाषाई आधार पर अल्पसंख्यक के में ये मतलब हुआ कि जैसे हमने ये देखा कि बहुत सारी ऐसी लैंग्वेज हैं जो छोटे छोटे भागों में बोली जाती हैं, वो भाषाई आधार पर अल्पसंख्यक माने जाते हैं। लेकिन दूसरे होते हैं धार्मिक, जो अल्पसंख्यक होते हैं, धार्मिक तरीके के जो अल्पसंख्यक होते हैं। तो उसमें जैसे हमने इसमें ये देखा कि जैसे मुस्लिम होते हैं, बौद्ध होते हैं, सिख होते हैं, ईसाई होते हैं। तो भारत में बहुत सारी जो क्या होते हैं कि माइनॉरिटी निवास करती हैं। लेकिन हमने ये भी देखा है कि जो अगर हिंदू भारत में जो क्या होता है कि इसमें बहुत बड़ा रिलीजन है, सबसे बड़ा रिलीजन हिंदू है। लेकिन अगर मैं नॉर्थ ईस्ट की बात करूँ तो नॉर्थ ईस्ट के बहुत सारे स्टेट में हिंदू भी माइनॉरिटी है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं बहुत सारे स्टेटों में हिंदू भी माइनॉरिटी है। तो माइनॉरिटी के क्या क्या इसमें प्रोविज़न होंगे उसके बारे में भी हम देखते हैं। इसमें हमने ये देखा है कि नागरिकों को कौन कौन से अधिकार प्राप्त होंगे, तो इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो नागरिकों को कौन कौन से अधिकार होंगे, तो इसके बारे में अगर मैं बात करूं तो जो क्या होता है कि जो भारत में रहने वाले नागरिक होते हैं उनको बहुत सारे अधिकार प्राप्त होते हैं। जैसे कानूनी अधिकार होते हैं, वोट देने का अधिकार होता है, आर्टिकल 19 के सभी अधिकार इनको प्राप्त होते हैं। और राजनीतिक अधिकार जो होते हैं वो भी उनको प्राप्त होते हैं। राजनीतिक अधिकार का मतलब ये हुआ कि उनको चुनाव लड़ने का अधिकार होता है, किसी भी पद पर बैठने का अधिकार होता है। किसी भी पद पर बैठने का मतलब ये हुआ कि अगर किसी कहीं भी चुनाव आप लड़ सकते हो, किसी भी क्षेत्र में आप किसी पद में बैठ सकते हो। गवर्नमेंटल पद की अगर मैं बात करूं तो, और भारत के सर्वोच्च पदों पर आप आसीन हो सकते हो, जिसमें प्रधानमंत्री, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश, और जिसमें आपका जो राष्ट्रपति है वो भी हम बन सकते हो, उपराष्ट्रपति बन सकते हो, किसी राज्य का राज्यपाल बन सकते हो। ये सारे पदों पर आपको असीमित अधिकार हैं आपके पास, अगर मैं इसकी बात करूं तो। अगर मैं इसके बाद अगर मैं क्या करूँगी, कोई अगर गैर नागरिक है, जैसे कोई विदेशी नागरिक है, तो उनको क्या क्या अधिकार होंगे। तो उनको अधिकार ये होंगे कि आप घूम फिर सकते हो। यहाँ पे क्या होता है कि जैसे आप जीवन जीने का पूरा अधिकार आपको मिलेगा, रह सकते हो, उसमें कोई समस्या नहीं है। वोट देने का अधिकार आपके पास नहीं होगा, चुनाव लड़ने का अधिकार आपके पास नहीं होगा। और जो बड़े पद हैं, जैसे आप राष्ट्रपति आप नहीं बन पाएंगे, पीएम आप नहीं बन पाएंगे, सर्वोच्च न्यायालय का सीजेआई आप नहीं बन पाएंगे। अगर मैं क्या बोलूँ कि जो वाइस प्रेसिडेंट हैं वो आप नहीं बन पाएंगे, किसी राज्य के गवर्नर नहीं बन पाएंगे। तो इन सब चीज़ों के लिए उसको प्रतिबंधित किया गया है कि जो भारत के जो बड़े पद हैं उनमें आसीन आप नहीं हो सकते।
इसके बाद हमने ये देखा कि अगर मैं नागरिकता की बात करूँ, नागरिकता को सबसे पहले जो परिभाषित किया था वो किया था अरस्तू ने। अगर मैं क्या हुआ कि जब इसमें क्या हुआ कि वो 26 जनवरी 1950 में तो हमने ये किया कि भारत का संविधान लागू हो गया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि उसमें बहुत इसमें ये हमने बोला कि किस किस तरीके से भारत का नागरिक होगा। तो इसमें ये बोला गया कि जो व्यक्ति जन्म से जिसका जन्म भारत में हुआ हो वो भारत का नागरिक होगा। जिनके माता या पिता में से किसी एक का जन्म अगर भारत में हुआ तो भारत का नागरिक होगा। और क्या है कि संविधान लागू होने के मतलब 26 जनवरी 1950 के 5 वर्ष पहले से अगर भारत में रह रहा हो तो वो भारत का नागरिक माना जाएगा। इस तरीके से जो उपबंध है वो किए गए थे। तो उसके बाद हमने ये देखा कि क्या होता है कि कुछ जो उपबंध है वो जो भारत का विभाजन हुआ था उसको ध्यान में रख के बनाए गए थे। तो उसमें ये किया गया है कि अगर मैं ये बात करूँ, अगर कोई व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आया हो तो उसको किस प्रकार से नागरिकता मिलेगी। तो उसमें ये बोला गया था कि इसमें 19 जुलाई 1948 से परमिट रूल इसमें लागू किया गया था। इसमें ये बोला गया था कि 19 जुलाई 1948 के पहले अगर भारत में आ गया हो तो भारत का नागरिक होगा। लेकिन अगर 19 जुलाई 1948 के बाद अगर वो भारत आया है तो उसको परमिशन लेनी पड़ेगी। उसके क्या होता है, एक फॉर्म भरना पड़ेगा, उसके 6 माह बाद उसको भारत की नागरिकता मिलेगी। इस तरीके से जो प्रोविज़न है वो किए गए थे। अगर मैं आर्टिकल 7 की बात करूं तो आर्टिकल 7 में ये कहा गया था कि अगर कोई व्यक्ति 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान गया हो किंतु वापस आ गया हो तो उसको क्या करना पड़ता था कि एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना पड़ता था, जिसके 6 माह के बाद वो भारत का नागरिक बन सकता था। इसमें आर्टिकल ये कहता था कि अगर भारत के बाहर अगर कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसके माता पिता भारतीय हों तो भारत का नागरिक वो हो सकता है। उसके लिए कोई इसमें दिक्कत नहीं थी। उस समय ये भी बात उठ रही थी कि भारत के जो बहुत सारे जो क्रांतिकारी थे वो भारत के बाहर वो युद्ध कर रहे थे, भारत के बाहर आंदोलन कर रहे थे, तो उनके क्या अधिकार होंगे नागरिकता को लेके। तो ये सारे प्रश्न भारतीय जो संविधान सभा थी उनके पास थे। तो उन्होंने इन सब चीज़ों को जो सॉल्यूशन निकाला था तो उसमें उनके लिए भारत में जो नागरिकता के प्रोविजन किए गए थे कि अगर आपके नाना नानी में से भी अगर कोई भारतीय है तो आप भारत के नागरिक माने जाएंगे, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो इस तरीके से जो क्या हुआ है कि उपबंध इस तरीके से किए गए थे। अगर मैं आर्टिकल 9 की बात करूं तो आर्टिकल 9 ये कहता है कि अगर कोई व्यक्ति विदेशी नागरिकता ग्रहण करता है तो भारत की नागरिकता अपने आप ही समाप्त हो जाती है। और इसमें ये बोला गया है कि आर्टिकल 10 ये कहता है कि नागरिक तब तक बना रहेगा जब तक वह कोई ऐसे कार्य न करे जो देश विरोधी हो। तो इस तरीके से भारत की नागरिकता बनी रहेगी। और आर्टिकल 11 ये कहता है कि संसद इसके लिए कानून बनाएगी। तो इतने आर्टिकल हमने पढ़े। इसके बाद अगर हमने ये बोलूँ कि अगर मैं ओवरव्यू दूँ तो किस तरीके से ओवरव्यू हमने ये दिया तो इसमें क्या हुआ कि क्या होता है कि आर्टिकल 5 ये कहता है प्रारंभ में नागरिकता किस प्रकार से थी। तो आर्टिकल 6 ये कहता है कि पाकिस्तान से जो भारत आए थे। आर्टिकल 7 ये कहता है पहले इंडिया में थे, फिर पाकिस्तान चले गए, फिर वापस आ गए, तो उनकी नागरिकता का क्या प्रावधान होगा इसके बारे में हमने पढ़ा। इसके बाद आर्टिकल 8 ये कहता है कि जो भारतीय प्रवासी है, जो एनआरआई के लिए, जो प्रवासी भारतीयों के लिए हैं, उनके लिए जो प्रोविज़न है आर्टिकल 8 में किए गए हैं। और क्या होता है कि जो नागरिकता समाप्त हो जाती है, आर्टिकल अगर 9 की बात करूं कि जैसे ही दूसरे देश की नागरिकता लेती है तो स्वतः ही जो नागरिकता समाप्त हो जाती है। वो आर्टिकल अगर 10 की बात करूं तो ये कहता है कि भारत का नागरिक अगर कोई गैर कानूनी काम करता है जो देश विरोधी हो तो उसकी नागरिकता समाप्त होगी। और आर्टिकल 11 कहता है कि इसके लिए जो संसद है कानून बनाएगी। अब हम जो आगे का जो प्रोविज़न है मैं उसके बारे में आपको मैं बताता हूँ। आगे का प्रोविज़न ये कहता है कि उसके बाद क्या होता है कि भारत सरकार ने जो नागरिकता अधिनियम 1955 है पारित किया। इसके बाद क्या हुआ कि नागरिकता अधिनियम 1955 पारित किया, लेकिन उसमें बहुत सारी खामियां थी तो उसको लगातार जो उसमें संशोधन होते रहे। तो उसके बाद जो पहला संशोधन हुआ था 1986 में हुआ था। उसके बाद 1992, 2003, 2005, 2015, 2019 इन जो वर्षों में इसके लगातार जो संशोधन किए गए और जो नागरिकता है उसको थोड़ा इसको फ्लैक्चुअल किया गया कि किस तरीके से जो क्या होता है कि टाइम ड्यूरेशन के साथ नागरिकता की जो परिभाषा है वो बदलती रहती है। क्योंकि क्या हुआ था कि 1971 में पाकिस्तान के साथ हमारा युद्ध हुआ था, बांग्लादेश आज़ाद हुआ था। इसके बाद बहुत सारे जो रिफ्यूज़ी हैं भारत में आए हैं, तो उसके बाद हमारी जो इसकी जो परिभाषा है उसमें बदली है। तो इसके बाद हमने ये देखा कि जो इसमें 5 प्रकार की नागरिकता इसमें बताई गई है। इसमें ये बोला गया था कि जन्म के आधार पर नागरिकता का मतलब ये हुआ कि अगर कोई व्यक्ति भारत में जन्मा है तो भारत का नागरिक होगा। लेकिन उसमें ये भी बोला गया है कि अगर वो उनके माता पिता भारतीय हों
तो वो भारत का नागरिक होगा। लेकिन पहले इसमें ये बात की गई थी कि क्या होता है कि कोई बच्चा अगर उसके माता पिता में से अगर कोई भारतीय हो तो भारत का नागरिक होगा। दिक्कत ये होती थी कि उस समय क्या होता होता था कि पार्टीशन हुआ था, तो क्या होता है कि बहुत सारे लोग भारत आए, बच्चा भारत में पैदा हुआ तो भारत का नागरिक हो गया। लेकिन उसके जो पिता थे तो उसके बाद क्या हुआ कि 3 दिसंबर 2004 में ये कहा गया कि माता और पिता दोनों होने चाहिए भारतीय। उसके बाद उनका जो बच्चा भारतीय हो, भारत में पैदा होगा तो भारतीय होगा। इसमें बहुत सारी बात ये की गई थी कि अगर जैसे कोई विदेशी पर्यटक भारत आया तो उसके बाद क्या हुआ कि उसमें उस उनका अगर बच्चा अगर जन्म हो गया भारत में तो क्या वो भारतीय माना जाएगा क्या? तो इस तरीके से बहुत कंट्रोवर्सी इसमें हुई थी। तो उसके बाद क्या हुआ कि 1986 2003 में इसमें संशोधन किए गए थे। तो इस तरीके से बात हो रही थी। अब हम अगर मैं दूसरी बात करूं तो दूसरी तरीका क्या था कि जन्म के आधार पर हो गया था, एक दूसरा था वंश के आधार पर। ये अगर पिता भारतीय है, 1955 में जो नागरिकता अधिनियम था उसमें ये बोला गया था कि अगर पिता भारतीय हो तो क्या होता है कि जो वंश के आधार पर, कि जैसे मेरे पिताजी, मैंने भारत में जन्म लिया, मैंने भी लिया, लेकिन मेरे पिताजी भी थे, मेरे बाबा जी थे, उनके पिताजी भी रहे होंगे, तो सभी ने भारत में जन्म लिया, तो भारत के जब वंश के आधार पर हम सभी भारतीय हैं। लेकिन इसमें ये दिक्कत हो रही थी कि जो वंश के आधार पर ये हुआ कि पहले ये हुआ था कि अगर पिता भारतीय हो लेकिन अगर महिला मान लो विदेशी हो, भारत में आया, उसने शादी कर ली, बच्चे हो गए, क्या वो भारतीय होंगे? तो इसमें ये बोला गया कि सिर्फ पिता। तो इसके बाद क्या हुआ कि सिर्फ पिता के आधार पर क्यों हूँ, माता के आधार पर भी होना चाहिए। तो इसके बाद क्या हुआ कि 10 दिसंबर 1992 के बाद ये माना गया कि माता और पिता में से अगर कोई भी दोनों में से एक अगर भारतीय हो तो वो भारत का नागरिक माना जाएगा। इस तरीके से बात की गई थी। इसके बाद क्या हुआ कि अगर मैं इसकी बात करूँ, इसका जो तीसरा प्रोविज़न था जो पंजीकरण के आधार पर, इसमें ये बोला गया हो इसमें ये बोला गया था कि अगर कोई व्यक्ति 7 साल से भारत में रह रहा हो तो वह फॉर्म भर सकता है नागरिकता के लिए। और पिछले इसमें ये भी प्रोविज़न होता है कि पिछले 12 महीने से वो भारत में ही रह रहा हो तो उसको भारत की नागरिकता दी जा सकती है। तो उसमें ये इस तरीके से बात की जाई थी। लेकिन अगर मैं सब शुरुआत में बात करूँ तो पहले इसका जो टाइम ड्यूरेशन 6 माह था, फिर इसके बाद 5 साल किया गया, अब इसका जो टाइम ड्यूरेशन है 7 साल इसमें किया जा चुका है। चौथी इसमें बात की जाती है देसीकरण के आधार पर। देसीकरण की बात ये होती है कि इसको बोलते हैं नेचुरलाइजेशन। इसमें क्या होता है कि अगर कोई व्यक्ति, अगर मैं भारतीय संविधान की अगर मैं 8वीं अनुसूची बोलूँ तो उसमें 22 भाषाओं का जिक्र किया गया है। तो उसमें ये बोला गया है कि 22 भाषाओं में से किसी एक भाषा का ज्ञान रखता हो और उसने कला, विज्ञान, दर्शन, साहित्य, विश्व शांति और मानव उन्नति के लिए अगर काम किया हो तो भारत की नागरिकता के लिए अप्लाई कर सकता है। लेकिन उसमें प्रोविज़न ये किया जाता है कि लेकिन शर्त ये है कि पिछले 12 वर्षों से भारत में रह रहा हो। जैसे हमने ये देखा कि जो अदनान सामी जो पाकिस्तान से आए थे, उन्होंने भारत की नागरिकता ली है, लेकिन उसमें ये इसमें बात की गई हो कि लेकिन आपने कोई भी तरीके से अनलीगल काम ना किया हो, इतने वर्षों में कम से कम 2 बार आपने जेल की सज़ा ना काटी हो, ये भी इसमें प्रोविज़न किए गए हैं कि कोई इनलीगल कार्य में आपने एक्टिविटी ना की हो। इस तरीके से उसमें प्रावधान किए गए हैं। तो इस तरीके से जो आप भारत की नागरिकता ग्रहण कर सकते हैं, अगर कोई आप विदेशी भी हैं लेकिन भारत में ठीक से रह रहे हैं तो आपको जो नागरिकता है मिल सकती है। अगर मैं ये बात करूं तो इसमें जो 5वां प्रोविज़न ये कहता है कि अगर भारत ने कोई ज़मीन अर्जित की है, भारत ने कोई ज़मीन अगर ली है, हमने ये देखा कि 1975 में क्या हुआ कि सिक्किम को भारत ने अधिग्रहण किया। तो जैसे ही उस ज़मीन का अधिग्रहण किया तो उस ज़मीन में रहने वाले जो लोग हैं स्वतः ही भारत के जो नागरिक हैं माने जाएंगे। तो इस तरीके से बात होती है, जिसमें हमने बाद में ये देखा कि पुडुचेरी है, इसके बाद हमने गोवा को देखा, तो ये स्वतः ही भारत के जो नागरिक हैं, यहाँ के लोग स्वतः ही माने जाएंगे। जैसे ही भारत सरकार किसी देश की ज़मीन अर्जित करती है तो अपने देश में स्वतः ही वो भारत के नागरिक हो जाते हैं। तो इसके बाद हमने ये देखा है कि अगर भारत की नागरिक समाप्ति कैसे होगी, तो इसमें ये होगा कि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से त्याग दे। लेकिन इसमें बात ये होती है कि युद्ध के समय ये नहीं होगा। अगर जैसे भारत अगर एक पाक के साथ में युद्ध कर रहा है या भारत चाइना के साथ में युद्ध कर रहा है, उस समय आप ये बोलो कि मुझे भारत का नागरिक नहीं रहना, तो आपने जो फॉर्म भरा है वो उसको ही मतलब उसको डाल दिया जाएगा, उसको इस पास नहीं किया जाएगा। ये बात होती है। दूसरी बात ये होती है बर्खास्त करना। बर्खास्त करना ये होती है कि कोई व्यक्ति अगर विदेशी देश की नागरिकता लेता है
तो उसकी स्वतः ही भारत की जो नागरिकता है समाप्त हो जाएगी। तीसरा होता है वंचित, वंचित करना। वंचित करने का मतलब ये होता है कि कोई व्यक्ति, जैसे इंडिया पाकिस्तान के साथ में युद्ध कर रहा है, लेकिन इस व्यक्ति ने क्या हुआ कि बहुत सारी जो इन्फॉर्मेशन है इंडिया की वो पाकिस्तान के साथ में साझा कर दी, या पाकिस्तान के साथ में मिलकर युद्ध करने लगा, या इंडिया की सेना के विरुद्ध ही लड़ने लगा, तो इसका जो नागरिकता है वो स्वतः ही समाप्त की जाएगी। लेकिन इस प्रोविज़न इसमें ये भी है कि कोई व्यक्ति की अगर नागरिकता समाप्त हो जाती है तो उसको मार नहीं दिया जाएगा, उसको भारत में रहने दिया जाएगा, लेकिन हाँ उसके वोटिंग राइट और बाकी सारे जो राइट हैं उसके ख़त्म कर दिए जाएंगे। खाने का अधिकार है, रहने का अधिकार है, वोट डालने का अधिकार आपको नहीं है, आपको जेल में नहीं डाला जाएगा, ये अधिकार उनके पास हमेशा होते हैं। तो ये जो हैं, ये जो सभी हैं भारत में जो नागरिकता के अधिकार हैं, इनके बारे में हमने चर्चा की। तो सब अब मैं इसका कुछ सवाल पूछता हूँ। इसमें ये होता है कि जैसे अगर मैं भारत की नागरिकता है ब्रिटेन से ली गई है, क्योंकि भारत में एकल प्रकार की नागरिकता है। अब जो अगर मैं देखिए, अगर मैं यूएसए की बात करूँ, यूएसए में दोहरी नागरिकता होती है, क्योंकि 50 जो स्टेट हैं उनसे मिलकर यूएसए बना है। तो इसमें दो प्रकार की एक नागरिकता होती है। एक व्यक्ति जो यूएसए का भी नागरिक होगा, एक व्यक्ति, इसमें क्या होता है कि जो स्टेट में रह रहा हो उसकी भी नागरिकता होगा। तो इसमें क्या होता है कि इनकी जो नागरिकता होती है दोहरी प्रकार की नागरिकता होती है। इसी प्रकार से जो स्विट्ज़रलैंड है उसको भी इसी तरीके की नागरिकता मानी जाती है। लेकिन क्या होता है कि भारत में एकल नागरिकता मानी जाएगी। अगर कोई वोटर कार्ड है तो वो भारत का वोटर कार्ड होगा, वो उस स्टेट का वोटर कार्ड नहीं होगा। इस तरीके से भारत में प्रोविज़न है। जो इसका जो क्या होता है, नागरिकता अधिनियम 1955 में पारित किया गया था, जो पहला संशोधन है नागरिकता के संबंध में 1986 में किया गया था। और जो भारत की नागरिकता कितने प्रकार से मिल सकती है, तो 5 प्रकार से मिल सकती है। और कितने प्रकार से जा सकती है, तो वो 3 प्रकार से जा सकती है। अगर मैं मंत्रालय की बात करूं तो जो मंत्रालय इसमें लगता है नागरिकता के संबंध में, वो मंत्रालय है गृह मंत्रालय। तो आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। धन्यवाद।